बिहार में अभी आधिकारिक रूप से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ऐलान हो चुका है सियासी उठापटक का। इस उठापटक को कहीं ना कहीं पुख्ता किया एसआईआर ने। एसआईआर वो एक सर्वेक्षण, आसान भाषा में आपको बता दें कि आप मतदान देने योग्य हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आज एसआईआर को लेकर ही एक बड़ी राहत आई, और राहत आई उन 65 लाख मतदाताओं को लेकर भी जिनका नाम किसी ना किसी कारणवश, जिसमें वो मृतक हो सकते हैं, उन्होंने अपना पता बदल लिया, या इसके अलावा उनका नाम 2 जगह वोटर आईडी कार्ड में दर्ज हो। ऐसे 65 लाख लोगों के नाम कटे थे। उनके पास अब एक मौका होगा जो सिर्फ 1 सितंबर तक रहने वाला था, सुधार के लिए अपील करने का। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इससे मतदाताओं को राहत कितनी मिलेगी। मेरे साथ हैं केशव जी, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश क्या है और इससे कितनी राहत है? एसआईआर को लेकर कैसी अपडेट आई केशव जी आज सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल मुकुंद, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, ऑनलाइन माध्यम से अभी भी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, शिकायत ली जा सकती है जी। लेकिन जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, दो संवैधानिक संस्थाओं को आमने सामने पिच किया जा रहा है, वो बात नहीं है। दोनों का रिजॉल्व एक ही है। चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि उनका उद्देश्य यही है कि कोई भी वैध मतदाता मतदाता सूची से बाहर ना हो, और जो अवैध मतदाता हैं, जिनके पास जो अवैध मतदाता हैं, जिनके पास देश की नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किस आधार पर उनको मतदाता सूची में रखा जाए। इस आधार पर उनको मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में उनके नाम को हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है कि जो वैध मतदाता हैं, जिनके पास भारत में मतदान का अधिकार है, वो हर हाल में जुड़े। दोनों संवैधानिक संस्थाओं का प्रयास यही है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है और चुनाव आयोग भी यही चाहता है। हालांकि एक जो जल्दबाजी की तरफ जो इसके कदम बढ़ रहे थे एसआईआर के लिए, मेरे ख्याल से बिहार जैसे प्रदेश में, जहां पर आधी से ज़्यादा आबादी प्रदेश से बाहर रहती है, वहां पर 2 महीने में पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को समेट देना बहुत, मतलब मेरे ख्याल से ये फास्ट पेस्ड ऑपरेशन था। और उसके बाद जो लोगों की आपत्तियां आ रही थी, इस पर जो शिकायतें आ रही थी, उसके निवारण के लिए केवल 1 महीने का समय भी मेरे ख्याल से कम था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। किसी ने इसके खिलाफ कोई बात दायर नहीं करवाया था कि इसकी मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा है कि जो लोग अभी तक अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करा पाए हैं, उनको 15 दिनों का और समय दिया है। 15 सितंबर तक वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो बेसिकली दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो वैलिड वोटर्स हैं, जो यहाँ के जेन्युइन मतदाता हैं, उनको मतदाता सूची में हर हाल में शामिल किया जाए। आधार कार्ड को लेकर भी केशव जी बात आ रही थी। कई ऐसे मतदाता हैं जिनको वेरिफिकेशन कराना है। उनके मन में सवाल है कि आधार कार्ड क्या उन दस्तावेजों में शामिल है कि नहीं, क्योंकि कई स्तर पर इसमें समस्या देखी जा रही है। जो वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं वो मना कर दे रहे हैं कि नहीं, आधार कार्ड वैलिड नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट उसको पुख्ता कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान्य दस्तावेज है। हालांकि नागरिकता वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें शामिल की है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, जो आधार एक्ट है मुकुंद, उस आधार एक्ट में इस बात की एकदम स्पष्ट व्याख्या है कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है जी। वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, लेकिन वह नागरिकता प्रमाणित करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यह आधार एक्ट जो बना है, जिसके द्वारा आधार कार्ड बनता है जी, उसी में बहुत ही क्लियरली यह मेंशन किया गया है। तो उसमें उसकी वजह से अगर कोई, जैसे दूसरे देशों में भी है, आप जाते हैं, अगर आप यूएस जाएंगे, कुछ दिन में आपको एसएसएन मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है कि आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाए, और इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि आप यूएस की सिटीजनशिप के लिए मान्य हो गए हैं, स्वीकृति हो गई है आपकी। ऐसा नहीं है। उसी तरह आधार कार्ड एक अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर पहचान पत्र जारी किए जा रहे थे देश में, उन्हीं में से एक कार्ड है जो आपकी पहचान को पुख्ता करता है। लेकिन जब यही आयोग अन्य प्रमाण पत्रों को एक्सेप्ट कर रहा था, तो आधार को एक्सेप्ट नहीं करना थोड़ा सा अटपटा तो लगा था, लेकिन उसके लिए आयोग के अपने कारण थे। हालांकि आधार कार्ड की प्रामाणिकता का जहाँ तक सवाल है, यह केंद्र सरकार की एजेंसी है।
जो यूआईडीआई है वो केंद्र सरकार की एजेंसी है, और अगर गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, पहचान छुपाकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो पहले उस एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए आगे आके, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अथॉरिटी हैं, जो आधार कार्ड निर्गत करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े स्तर पर कैसे धोखे से आधार कार्ड बनवा लिया जाता है, और इस कार्ड का कहां कहां दुरुपयोग हो सकता है, यह भी बात है ना। आप आधार कार्ड से पासपोर्ट बना सकते हैं, और उस पासपोर्ट को लेकर के आप अपना मतदाता कार्ड बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आधार से मतदाता सूची में नाम नहीं ऐड करवा सकते हैं, ये तो अजीब बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही एक और सवाल है, आप कह लीजिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में तैरती हुई खबर कि 3 लाख ऐसे वोटर्स जिनको नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने, और कहा है कि एक तय समय के भीतर आप अपनी कहीं ना कहीं नागरिकता साबित कीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो प्रूफ दिखाइए, अदरवाइज ये 3 लाख वोटर बाहर हो जाएंगे उस मतदाता सूची से जो कि बिहार चुनाव 2025 के लिए जारी की जानी है। इसके साथ हमने अपने दर्शकों को वीडियो भी दिखाया था, वो केशव जी, जब एक बांग्लादेशी नागरिक था, उसके अलावा एक नेपाल की महिला थी, दोनों जिक्र कर रही थी कि एक शादी के बाद नेपाल से भारत आ गई और एक के पिता बांग्लादेश के थे, उसका जन्म हुआ है भारत में। तो ये लोग जो हैं वो कैसे अपनी मतदाता सूची के लिए वैधता साबित करेंगे? जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका काम इसमें बहुत ही कठिन हो गया है। जो 2 केसेस की आप बात कर रहे हैं मुकुंद, जो हमने पहले के वीडियोस में दिखाए भी हैं, एक बांग्लादेशी नागरिक है, मतलब उसके पिता बांग्लादेशी नागरिक थे, वो भारत में आते हैं। इस बंदे का कहना है कि मेरा जन्म भारत में ही हुआ। तो भारत में जो नागरिकता की शर्तें हैं उसमें यह बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा भी गया है कि अगर भारत की धरती पर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो भारत का जन्मजात नागरिक होगा। तो इस हिसाब से अगर उसका जन्म भारत में हुआ तो भारत का नागरिक है, और अगर उसने कहीं और किसी और देश में नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया है या किसी और देश की सिटीजनशिप उसने नहीं ली है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया का सिटीजन होगा। अब रही बात मताधिकार में, मताधिकार का, मतदाता सूची में नाम आने का, तो उसका नाम क्या अभी तक किसी मतदाता सूची में था तो क्यों कटा है? भारत में उसने जन्म लिया, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ तो डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे। जो बांग्लादेशी व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं मुकुंद, उसका कहना था कि उसके पास कोई एक डॉक्यूमेंट तो बता रहा था कि उसके पास वो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है। वो कह रहा था कि आधार कार्ड तो है लेकिन मेरे पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है। तो जो व्यक्ति आधार कार्ड दे रहा है, आधार में कहीं न कहीं का पता तो जरूर दर्ज होगा, तो वो साबित करे कि वो वहां पर रहता था, और फिर उसके नाम को मेरे ख्याल से शामिल करने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह जो नेपाली महिला है, ये मैं बताता हूँ, बिहार का जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ये समस्या बहुत ही आम होने वाली है, क्योंकि बिहार का जो मिथिलांचल क्षेत्र है, ये रक्सौल वाला इलाका है, वहाँ से नेपाल का बेटी रोटी का संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, बॉर्डर के दोनों ओर शादियाँ होती रही है। तो उसके केस में क्या था कि नेपाल की नागरिक थी वो महिला, विवाह के बाद भारत में आ गई और फिर उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनसे यह कहा जाना कि आप मतदाता सूची में अपने माता या पिता का नाम बताएं, तो कहाँ से बता पाएंगे? वो तो अन्य देश से आई हैं, उनके माता पिता कहीं और के वोटर हैं, यहाँ के वोटर हैं ही नहीं। तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? आई एम श्योर सिर्फ एक ही बात नहीं है, उसमें 11 डॉक्यूमेंट तो चुनाव आयोग ने ही कह दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आधार कार्ड को भी मान लो, तो 12 डॉक्यूमेंट हो गया। किसी के पास इन 12 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यह बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर अगर उनके पास 12 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे उनके नाम को शामिल किया जाएगा? जाहिर तौर पर समस्या होने वाली है। तो समझ सकते हैं। अब एक और सवाल जो दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, और वो 65 लाख मतदाता स्पेशली लगातार चर्चा में हैं, जिनका नाम इस मतदाता सूची से काटा गया। एक लिस्ट जारी की है जो बिहार सरकार ने, चुनाव आयोग ने, मैं करेक्ट करूँ, 35 लाख नहीं 3 लाख है वो। ये तो वो हुए जिनको नोटिस, हम उन 65 लाख की तरफ, अच्छा, हाँ, लिस्ट से, बिल्कुल जी। तो उनको लेकर भी ये बात आ रही थी कि शुरुआत में 50,000 ऐसे आवेदन आए कि हमारा नाम गैर कानूनी ढंग से हटा दिया गया, या हमारे पास दस्तावेज थे जबरन हटा दिया गया। उसके बाद ये संख्या अचानक 2 लाख के आसपास पहुंच गई 1 सितंबर आते आते। अगला 15 दिन और समय है, कितनी संख्या आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यह संख्या अब बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, इसमें थोड़ा बहुत मामला और जुड़ेगा,
लेकिन ये जो शिकायतें आई है, इन शिकायतों का निस्तारण बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग को बहुत ही सावधानी के साथ इन मामलों का निष्पादन करना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी शाख है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। आपको मैं बता दूं कि भारत का चुनाव आयोग जो है केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में चुनाव करवाता है, कई संस्थाओं के चुनाव करवाता है। ये इतने एक्सपर्ट्स की टीम है और इतनी प्रोफेशनल टीम है, इस तरह से काम करते हैं, इस लेवल का रेपुटेशन है इनका। अगर इस मामले को ये सफलता के साथ और सफाई के साथ नहीं निपटाते हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की शाख को धक्का लग सकता है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कहावत है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशियन। तो जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका ईमानदार होना तो जरूरी है ही, उनका ईमानदार दिखना भी जरूरी है। कहते हैं ना, सरकार का इकबाल होना चाहिए। तो सरकार क्या है, यही संस्थाएं हैं जो शक्तिशाली हैं, अपने आप में एम्पावर्ड हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो उनका इकबाल कैसे रहेगा जब वो पारदर्शी दिखेंगी ग्राउंड पे। मैं फिर से कहूं कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग पारदर्शी है, वह निष्पक्ष होकर काम करता है। लेकिन जो अनियमितताएं हुई है उस अनियमितताओं को एड्रेस करना पड़ेगा और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई ऑपरेशन ना हो जिसकी वजह से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लोगों का विश्वास थोड़ा भी कम हो। बिल्कुल, ऐसी एक चिंतनीय टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से भी आई कि चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल, एक भ्रम की स्थिति बन गई है पिछले कुछ समय से देश के भीतर। कोई सटीक ऐसी टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट से भी नजर नहीं आई कि इन दोनों के बीच जो ये भ्रम जनता के बीच, मतदाताओं के बीच है, वो कैसे समेटा नहीं, जाए। बिल्कुल मुकुंद, आपका कहना सही है। मैं यह यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी सी कुछ भूल चूक हुई होगी, जैसे जल्दबाजी में किया गया ये पूरा अभियान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कितना वर्क फोर्स लगाया गया था, क्या इसमें कितना एग्जैक्टली समय लगना चाहिए, बट जो बिहार की भौगोलिक संरचना है और जो अभी जिस तरह का मौसम है, वहाँ पर 2 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कर लेना मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी तो थी ही। उसके बीच में अनियमितता भी रिपोर्ट की गई। बीएलओ लोगों के घर घर नहीं जा रहे हैं, कहीं एक जगह बैठ जा रहे हैं, वहीं से सारे कागज पर खुद ही भर देते हैं, साइन भी कर देते हैं। ऐसे वीडियोस भी आए थे। तो इन मामलों की जांच करवाई जानी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पर कहता हूँ वो ये है कि चुनाव आयोग के तरफ से जो थोड़ी जल्दबाजी हुई होगी, जो थोड़ी अनियमितताएं हुई होगी, उसको राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ही अनप्रोफेशनली हैंडल किया है। स्पेशली जो अपोजिशन की पार्टियां हैं बिहार में, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में पिछले 15 दिनों से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और उन्होंने वोट चोरी का नारा दिया है। और इसके लिए जो प्रीमाइस उन्होंने बनाया वो CSDS के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये पूरा अपना कैंपेन खड़ा किया है। CSDS के जिस प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने वो महाराष्ट्र चुनाव का विश्लेषण जारी किया था और कहा था कि दिन के अंत होते होते इतने मतदाता ऐड हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उन्होंने अपने पुराने एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया और देश से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने डेटा को इंटरप्रेट करने में कुछ गलतियां की थी, वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं था और इसके लिए वो देश से माफी मांगते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं था, तो उन्होंने तो क्लियरली कह दिया। लेकिन राहुल गांधी ने वही पिक किया और अपना पूरा कैंपेन उस पर बिल्ड किया है और वोट चोरी जैसा नैरेटिव उन्होंने बना दिया। महाराष्ट्र में कितने वोट की बात हो रही है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 40 लाख मतदाता बढ़ गए। पूरे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जितने मतदाता थे उससे 40 लाख नए मतदाता ऐड हुए विधानसभा के चुनाव में। और अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, दोनों गठबंधनों के बीच दरअसल जीत हार के आंकड़ों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन को महाराष्ट्र में करीब 90 लाख अधिक वोट मिले हैं। तो अगर 40 लाख वोट और ऐड हो भी गए, नहीं भी होते, तब भी वो 50 लाख वोट से आगे रहते गठबंधन। जाहिर तौर। तो इन चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए और विपक्ष को भी और सत्ताधारी पार्टीज को भी। जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में वो आके खड़ी हो जाती है, चुनाव आयोग से प्रश्न पूछा जाता है तो सत्ताधारी दल जवाब देने लगता है, ये सब नहीं होना चाहिए। और उसी तरह विपक्ष को भी थोड़ा और जिम्मेदार आचरण करना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना चाहिए और तब उसे शीशे में उतारना चाहिए। यहाँ पर
जो भ्रम की स्थिति हुई है वो संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से कम है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ज़्यादा है, और इसमें जो लीड रोल कर रहे हैं वो राहुल जी हैं। ज़ाहिर तौर पर राहुल का ही एक और उस वोटर का याद होगा पूरा सिनेरियो केशव जी, जब उन्होंने कहा था कि एक मतदाता, सिख मतदाता था, एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 4 जगह उसने वोट डाले। उसके बाद वो मतदाता खुद आकर बताता है कि वो 4 वोटर आईडी कार्ड मेरे थे लेकिन मैं 3 कैंसिल करा चुका था। वहाँ पे भी एक फेक नैरेटिव की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उस पर कोई बयान नहीं आया राहुल गांधी का, जबकि जिस सबूत को लेकर, जिस बिना पे वो पूरी बात रख रहे थे, वो बिल्कुल फ्लॉप, फेक साबित हुई। नहीं, राहुल जी अब पॉलिटिक्स सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, आप देखें तो फिर वही है, शूट एंड स्कूट वाली पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी के हाथों अपनी सत्ता गंवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने। हाँ जी। किस आधार पर? अरविंद केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी ही यही था, खड़े हो जाओ पब्लिक में, ऐसे ही कुछ बोल दो और किसी पर आरोप लगा दो, बाद में देखा जाएगा, अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ पर माफ़ी मांग लेंगे, नहीं तो वर्षों वर्ष केस चलता रहेगा, सरकार हमारी हो जाएगी। तो राहुल जी ये सीख चुके हैं, ये दिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि कुछ बोल देना है बिना उसको सोचे समझे। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे, लेकिन इसका क्या परिणाम हो सकता है, आंकड़ों की सच्चाई क्या है, उसका वास्तविक विश्लेषण क्या है, इसको बिना कुछ किए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देश में इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है यह उन्हें नहीं सोचना है, उन्हें तो सिर्फ बोलना है, आरोप लगाने हैं, वो कर देंगे। वोट चोरी का नारा उन्होंने कर दिया है, अब देखते हैं आने वाले चुनाव में इस वोट चोरी के नारे का क्या होता है। बहरहाल आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का उनका आखिरी दिन है। चलिए, अब ये सियासी खेल तो चलता रहेगा केशव जी, जब तक चुनाव की तारीख नज़दीक नहीं आ जाती, कम से कम इतना सोच सकते हैं। उससे भी ज़्यादा लेकिन महत्वपूर्ण है मतदाताओं की उन चिंताओं को दूर करना, उन समस्याओं को दूर करना, उन दुविधाओं को, जहां वो सोच रहे हैं कि मेरा नाम क्यों कटा और मेरा नाम कट गया है तो वो जुड़ेगा कैसे। अच्छी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, 1 सितंबर वो डेट अब नहीं रही, जिसके बाद आप अपील कर सकते हैं और अपना नाम वापस वोटर लिस्ट में देख पाएंगे। उन 3 लाख वोटर्स के लिए भी केशव जी हम कह सकते हैं कि आप अपने वेरिफिकेशन कराइए, दस्तावेज उपलब्ध कराइए, चुनाव आयोग ने जो मांगे हैं तो आपको नागरिक भी माना जाएगा और मतदान करने योग्य एक नागरिक के तौर पर भी। मामले पर हमारी नज़र है, SIR से जुड़ी अपडेट आपको देते रहते हैं। केशव जी ने वोटर अधिकार यात्रा पे भी बात की, चैनल पे तमाम वो वीडियोस हैं, आप जाकर पुराने बयान सुन सकते हैं, कहाँ से ये पूरा विवाद पसरा। इसके साथ साथ SIR वेरिफिकेशन के बाद किन 65 लाख वोटरों का नाम कटा, वो लिस्ट कैसे चेक करें, उसके लिए भी वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। चैनल पर जाकर चेक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे केशव जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.